So every transition needs some pause. I was a nursing officer in AIMS. Now currently I am working in the Eastern Railway as a nursing superintendent, Kolkata. Few days back I left the AIMS. I know it's everyone's dream job, but throughout the journey I have learned a lot. So many things. Throughout the last 1.5 years मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन गाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो पोस्ट किया। ऐसे कभी कभी लगता है कि क्या ही बोलूँ, मैंने तो मेरा स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन गाइड, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एवरी एम्स रिलेटेड सब कुछ बोल दिया। रेलवे का अभी तक मुझे जो जो पता है बहुत सारा कुछ बोल दिया मैंने। फिर क्या बोलना चाहिए? स्टिल वेन एवर आई ओपन द कैमरा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बोलने के लिए अभी बाकी है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। लास्ट मंथ मैंने एक रेलवे के रिलेटेड ही वीडियो पोस्ट किया था। उसमें बहुत सारा कमेंट्स ऐसा था कि कौन सा बेस्ट है, एम्स, ईएसआईसी और रेलवे, और ऐसे ही मतलब ऐसे रिलेटेड बहुत सारा कमेंट्स मेरे वीडियोस में अभी भी है। उसके लिए आई थॉट टू क्लियर द कन्फ्यूजन। Most of the questions related to the pros and cons of the railway nursing superintendent और the AIMS और ESIC किस में जाने से बेहतर होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस है आप लोगों के माइंड में। तब मैंने भी एम्स छोड़ने का डिसीशन का जो डिसीशन मतलब तब तक नहीं लिया जब वो वाला फेज में मैं भी थी कि अभी मुझे एम्स छोड़ना चाहिए कि नहीं। ऐसे मतलब होता है ना कि सबको पता है कि एम्स ऑलवेज द बेस्ट फॉर द हेल्थ सेक्टर, बट वाई आई हैव चूजन द रेलवे। सो बहुत सारा फैक्टर्स होता है। अभी मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने रेलवे में जाऊँ और ना जाऊँ, एम्स में ही रह जाऊँ, क्योंकि 1 साल हो गया था। उधर का सब कुछ मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोटोकॉल, कॉलीग्स, उधर का कल्चर, लैंग्वेज, फूड एंड सारा सब कुछ में बहुत 1 साल मतलब हैबिट हो जाता है। फिर भी मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था कि हाँ मुझे छोड़ना चाहिए एम्स। और बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी एम्स में हो, अभी भी सोच रहे हो कि रेलवे में जाना चाहिए कि एसआईसी में जाना चाहिए। ऐसे ऐसे अभी भी आप लोग सोच रहे हो और आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि प्रोस एंड कॉन्स। सो द फैक्टर इज़ दैट दोनों का पोस्ट का सैलरी लेवल सेम है, लेवल 7 है, सेम है। आपका कैटेगरी मतलब सिटी का कैटेगरी वाइज उसका थोड़ा थोड़ा बहुत उसका अप डाउन होगा सैलरी का। सो ये आप लोग को फर्स्ट दिमाग में आता है कि सैलरी में क्या क्या होने वाला है। सब तो सेम ही है, अलाउंसेस वगैरह भी सब कुछ सेम है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क में कुछ नहीं होता है। इफ़ यू आर 24-25 यू हैव द जॉब विथ 60 सैलरी, आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए कि वेदर इट इज़ एम्स और रेलवे और ESIC। सो सैलरी का फैक्टर कभी भी आना नहीं चाहिए आपका डिसीजन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रमोशन आपको एम्स में भी 3 साल बाद आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। एग्ज़ाम्स के साथ साथ उसका जो ऐसे डायरेक्ट प्रमोशन भी होता है, उसके लिए तो सीट्स वैकेंट रहना चाहिए। बहुत सारा फैक्टर्स उसमें रहते हैं। रेलवे में भी सेम है। रेलवे में उसका ईयरली आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद एक एक करके प्रमोशन होगा। वो आपका वैकेंसी, आपका इंस्टीट्यूट का वैकेंसी, आपका इंस्टीट्यूट में कितना नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। जैसे कि अगर एक जेड कैटेगरी में आप जाओगे, उधर इतना स्टाफ ही नहीं रहता, तो आपका प्रमोशन थोड़ा आगे होने का चांस होता है। बट अगर आप एक्स कैटेगरी में हो, उसमें बहुत सारा वैकेंसीज होता है, बहुत सारा स्टाफ है, बेड स्ट्रेंथ हॉस्पिटल का ज़्यादा है, तो उसमें बहुत सारा स्टाफ रहता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बहुत सारा है, तो लिस्ट उसका लंबा होता है, तो प्रमोशन थोड़ा धीरे होगा। ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं होगा। तो प्रमोशन के बारे में भी डिसीजन के टाइम में कि मैं रेलवे चूज़ करूँ और ESIC चूज़ करूँ और एम्स चूज़ करूँ, ये आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको अभी भी कन्फ्यूजन होता होगा कि रेलवे में कितना ऑफ मिलता है। रेलवे में 4 ही ऑफ मिलता है, वो है नाइट ऑफ। और आपको पता है एम्स में 8 ऑफ मिलता है, एम्स में 8 ऑफ मिलता है और ESIC में भी 8 ऑफ मिलता है। फिर भी मैंने एम्स में भी जॉब किया और रेलवे में भी जॉब किया। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा 2 ऑफ में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स किलोमीटर घर से दूर रह के वो ऑफ उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। बट इफ़ यू आर इन योर होम टाउन और योर होम, घर के आसपास होगे तो आप रोज़ आप घर से जा सकते हो। आप रोज़ घर का खाना खा सकते हो। अब थोड़ा भी डिस्टेंस है, आप वीकली 2 बार एटलीस्ट जा सकते हो, एक ऑफ में भी, क्योंकि ऐसे ड्यूटी पैटर्न होता है।
आपका मॉर्निंग के बाद अगर नाइट होगा तो उसमें बहुत टाइम मिलता है, आप घर में जाके थोड़ा अच्छे से घर में जाके एंजॉय करके भी आ सकते हो। बट इफ़ यू आर गेटिंग 8 ऑफ मंथली बट यू आर फार अवे फ्रॉम योर होम टाउन, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स किलोमीटर, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। पहले तो सैलरी और प्रमोशन के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे भी चलेगा, बट इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको लगता है कि राउंड फिगर 8 और राउंड फिगर 4 मतलब कम है ड्यूटी, आपको लगता है कि ऑफ बहुत ही कम है, बट आप अगर घर से ही जा रहे हो और घर के पास हो तो आपका छुट्टी लेने का इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारा ऐसे प्रोफेशन है कि 6 डेज काम पे जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं, सिर्फ उनको संडे ऑफ मिलता है। बहुत सब लोगों का ऐसे ही, मोस्ट ऑफ द पर्सन को ऐसे ही होता है कि वीकली एक ऑफ है, फिर भी वो लोग अच्छे से पूरा ज़िंदगी निकल लेते हैं, इतना कॉम्प्लेन नहीं आता है। सो आपको भी हो जाएगा अगर आप घर से ड्यूटी जा रहे हो, होम टाउन में हो, सो दैट्स ओके। नाउ कम टू द वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर ये बहुत सारा ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो जेड कैटेगरी का एम्स होता है उसमें अगर जॉब करोगे तो उसमें वर्कलोड कम होता है। अगर एम्स देवघर में जाओगे उसमें थोड़ा वर्कलोड कम होता है। एम्स दिल्ली में जाओगे तो आपको समझ आएगा उसमें कितना वर्कलोड होता है। एम्स भुवनेश्वर में मैंने काम किया, उसमें भी वर्कलोड ज़्यादा था, बट वो भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपका किधर पोस्टिंग है। आप अगर थोड़ा लाइट वर्ड में काम करोगे तो इतना नहीं लगेगा, जो बिजी वर्ड, मेडिसिन वर्ड, सर्जिकल वर्ड, ये सब अगर आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कितना वर्क प्रेशर है। फिर भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपका सब कुछ हो जाता है। रेलवे में भी आपका वर्क प्रेशर वो भी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बेड स्ट्रेंथ है। अगर आप पोस्टिंग अगर सेंट्रल हॉस्पिटल में होगा तो आपका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आपका जो छोटा छोटा रेलवे हॉस्पिटल है 100-150 बेड स्ट्रेंथ है, आपको पता ही चलेगा कि इतना वर्कलोड नहीं होगा, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस तो और भी मस्त है। बट अगर सेंट्रल हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ, मेरा ज़्यादा ही बेड स्ट्रेंथ है, मेरा हॉस्पिटल 500 प्लस है, सो उसमें वर्कलोड है, फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है। अगर आपका घर का प्रेशर आप कैरी करके आपका वर्क प्लेस में नहीं लेके जाओगे तो उधर का वर्क अच्छे से होगा, उधर का प्रेशर अगर घर में नहीं लेके आओगे तो इधर का काम भी अच्छे से हो जाएगा। सो यू हैव टू बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ। इफ़ यू आर अ वर्किंग मैन और वर्किंग वुमेन, दिस इज़ योर मैनेजमेंट, यू हैव टू डू दैट, इसमें अच्छे से हो जाता है। सो दोनों में ही इसमें भी सोचने का कुछ एक नहीं है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में होंगे तो उसमें भी सेम ही है, आपको कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करना है आपको पता चलेगा। आपका तो ड्यूटी आवर्स कुछ सर्टेन आवर्स का ही होता है, उसके बाद आपका तो पूरा आपका जो रेस्ट ऑफ द डे आपका है, सो उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है आपका, वो आपका मैटर है। सो दैट्स इट। नाउ द सेल्फ ग्रोथ एंड लर्निंग, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पहले सोचना चाहिए कि आपको कितना ग्रोथ, क्या क्या चाहिए, आपको कितना ग्रोथ चाहिए, क्या क्या लाइफ में आपको चाहिए। आपको एमएससी करना है, पीएचडी करना है, उसके आगे बहुत कुछ करना है, ये वाला आपको सोचना है। अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन द एम्स, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है, उधर जो केसेस एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा एम्स में। उधर आपको लर्निंग मतलब 0 से 100 तक हो जाएगा विद इन 1 to 2 ईयर्स। ये पूरा आपको मतलब 100% गारंटी है। बट यू आर थिंकिंग कि मुझे एमएससी करना है, मुझे और भी कुछ ज़िंदगी में करना है, तो एमएससी इज़ बेटर फॉर यू रादर देन द रेलवे। बट रेलवे ऐसा नहीं कि उसमें कुछ केस नहीं आता है। अगर आप कुछ सेंट्रल हॉस्पिटल में पोस्टेड हो तो आपको सेम एक्सपोजर मिलेगा जैसे कि एम्स। मैं अभी ऐसे ही हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर भी बहुत क्रिटिकल केसेस आता है, इधर भी आईसीयू है, सब कुछ है, इधर भी एक्सपोजर मिलेगा, आपका इतना ही एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप लर्न कर सकते हो तो आपको कोई इधर रुकने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जॉब लग गया, मुझे और कुछ नहीं है, जैसे चल रहे चलने दो, तब आप ऐसे सिचुएशन में आप एम्स में भी ग्रो नहीं कर सकते हो, रेलवे में भी ग्रो नहीं कर सकते हो। सो दैट्स द फैक्ट। अगर आपका हॉस्पिटल में फ्यू बेड स्ट्रेंथ है 50-100, सो उसमें थोड़ा एक्सपोजर मिलने का चांसेस कम होता है, क्योंकि उधर से रेफ़र करके सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में भेजते हैं। सो उधर इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इतने अप्लाई नहीं होता है, फैसिलिटीज़ नहीं है। ये हर एक, जैसे कि रूरल स्टेट में जैसे रूरल हॉस्पिटल में होता है, रूरल से थोड़ा जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है उसमें भेजते हैं, जस्ट लाइक दैट। रेलवे में भी सेम है, जो सेंट्रल हॉस्पिटल में उसमें ही रेफ़र होते हैं, सारा पेशेंट्स आते हैं। सो ये भी एक आपको सोचने का है।
उसमें भी आपको एक अच्छा पॉइंट भी है, अगर आपका हॉस्पिटल में बेड स्ट्रेंथ 100 है तो उसमें आपको इतना वर्कलोड भी नहीं होगा, आप अच्छे से फिजिकली एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे इतना, घर में जाके अच्छे से पढ़ाई करके आपका सेल्फ ग्रोथ खुद से ही कर सकते हो। तो अगर इतना केस नहीं मिल रहा है आपको, आपका सारा नर्सिंग प्रोसीड्योर तो सेम ही आप उधर कर रहे हो, अगर 2-1 केस अच्छा वाला केस नहीं आ रहा है तो आप घर से आके अच्छे से पढ़ाई कर लो उसमें ऊपर, तो इतना बैलेंस हो जाता है। बट यू हैव टू यूटिलाइज। नाउ द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्टेबिलिटी। लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए। सब लोग आपका जो होम टाउन है उसमें जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। जो मैं जब एम्स भुवनेश्वर में थी उधर बहुत सारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी उन लोगों का स्टेट में जाने के लिए वो एग्ज़ाम देते थे। अगर वो नर्सिंग ऑफिसर का भी पोस्ट होता है उनको डिमोशन का भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है होम टाउन में कितना उनको स्टेबिलिटी मिलेगा। इधर ऐसे दिमाग में रहेगा कि मैं कब जाऊंगी ये वाला, इधर ये स्टेट छोड़ के। ये जब जितना दिन आपका दिमाग में रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। फ्यू परसेंटेज लोग ये पूरा स्टेबल होके दूसरा स्टेट में आके स्टेबल हो जाते हैं, पूरा ऐसे मतलब डिसीजन लेके कि मैं इधर ही शादी करके इधर ही मेरा बच्चा, ऐसे है। मतलब 10% लोग ऐसे होता है जो लोग पूरा अपना स्टेट छोड़ के इधर घर ले लिया, पूरा ज़मीन ले लिया, अपार्टमेंट बना लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि मेरा बच्चा होगा इधर का स्कूल में ही इधर का एजुकेशन होगा। सो ऐसे बहुत, मतलब 100 में 10% लोग ऐसे सोचते हैं, बट 90% लोग चाहते हैं कि मेरा स्टेट में वापस जाना है। अगर आप घर से थाउजेंड्स किलोमीटर दूर है, अभी भी सोच रहे हो कि मेरा घर के पास जो इंस्टीट्यूट है, किसी किसी का घर के पास एम्स नहीं होता है, तो उनके लिए ऑप्शंस है रेलवे और ESIC, कोई भी सेंट्रल, जो सेंट्रल में जॉब कर रहा है तो उनको मैं नहीं बोलूँगी कि आप घर के पास जाने के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट में आ जाओ, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी। बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर होम टाउन कि उधर जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिल जाए उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए। अगर आप पहले से ऐसे डिसीजन ले लिया कि मैंने इधर का घर से दूर कोई भी जगह पे मुझे रहना है, उधर से उधर का ही सब कुछ चाहिए, तो दैट्स अलग थिंग। बट जब आप घर आना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो। प्रमोशन होगा कि नहीं, कितना सैलरी डिफरेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा कि नहीं, ऑफ इतना कम है और ऑफ ज़्यादा है, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता है। दैट्स द एक्चुअल थिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एम्स छोड़ के रेलवे में आ जाओ और ESIC में आ जाओ। मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आप दूर का कुछ रेलवे का हॉस्पिटल में हो तो अगर आपका घर के पास एम्स है आप एम्स में आ जाओ। दैट्स माई पॉइंट। एंड थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव लर्न दोज थिंग्स, क्योंकि मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और अप्रैल 1 को ज्वाइन किया था एम्स में, मतलब 2025 में, और अप्रैल लास्ट मतलब 29 को रेलवे के एग्ज़ाम्स दिया। उसके बाद रिजल्ट्स, सिलेक्शन, बहुत सारा एक एक प्रोसीड्यूर हुआ। थ्रू आउट द जर्नी मैंने पूरा 1 साल उसके मतलब उसको सोचने के लिए मुझे टाइम मिला था, मैंने पूरा अच्छे से सोच के डिसीजन लिया था। सो दैट्स द कंक्लूजन जो मैंने आज डिलीवर किया। और एक पॉइंट, रेलवे का जो आप लोग बोलते हो कि ड्यूटी आवर्स कितना होता है, कितना नाइट्स होता है, ये पूरा अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो भी है इतना प्रॉब्लमेटिक कुछ भी नहीं होता है। मेरा हॉस्पिटल में मैंने 4 तो ऑफ मिलता ही है। मेरे हॉस्पिटल में ऐसे है कि इवनिंग, उसके बाद 2 मॉर्निंग 2 नाइट 1 ऑफ के बाद इवनिंग है, मॉर्निंग के बाद नाइट है। सो थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है। सो दैट्स द साइकिल। यू हैव योर फिक्स डे ऑफ। आपको इतना रोस्टर का भी सोचना नहीं है कि कब मेरा ऑफ मिलेगा। आपको पता है आप ये पार्टिकुलर डे में आपका ऑफ है, तो दैट्स द थिंग। और ड्यूटी आवर्स का भी वो भी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बट रेलवे का जो रूल्स है 48 आवर्स इन अ वीक। वो कैसे होगा, नाइट कितना आवर्स, मॉर्निंग, ऐसे ऐसे वो लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग होता है। मेरा ऐसे है कि मॉर्निंग 8 आवर्स, इवनिंग 6 आवर्स, नाइट 10 आवर्स, मतलब इसमें 48 आवर्स वीकली हो जाता है। डन। आई थिंक यू गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही। अभी मैंने फिर से प्रिपरेशन गाइड लेके आ रही हूँ। थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था। सबके लिए ये चाहिए होता है, क्योंकि मैंने एक इंस्टीट्यूट छोड़ के और एक इंस्टीट्यूट में आई हूँ। थोड़ा ये सब के लिए भी टाइम देना चाहिए। सो बाय बाय।